नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, हम लोग विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारा चौथा महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, आपको मैं पूरा भूगोल जो है वो बेसिकली मैप के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत सारी शिकायतें आ रही कि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा तो आप अपने साथ एटलस रख लीजिएगा और साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसे उस एटलस में ढूंढने का प्रयत्न कीजिएगा और उसके आधार पर ही अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि संसाधनों का भी थोड़ा अभाव है। जितना कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ठीक है, ओके। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज पढ़ाते हैं चौथा महाद्वीप। चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बेसिकली इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। अंदर की तरफ आते हैं और पहले हम लोग मैप को देखते हैं। किसी भी महाद्वीप को पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले उस महाद्वीप के आप बाहरी वाले भाग को देखिए। जब बाहरी वाले भाग से आप भली भांति परिचित हो जाएं, यानी कि बाहर कितनी जलसंधियां हैं, बाहर उसके आसपास कितने महासागर हैं, सागर हैं, कितनी खाड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें आप जब आप जान जाएं और वो किन किन महाद्वीपों से अलग होता है, इतनी सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएं तब आप उसके अंदर की तरफ प्रवेश कीजिएगा। और अंदर की प्रवेश करते समय पहले उसके प्राकृतिक भाग को देखिएगा, उसके पश्चात उसके राजनीतिक भाग को देखिएगा। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम लोग प्रवेश करते हैं उत्तरी अमेरिका में और पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बाहरी की तरफ। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता होगा, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। बेसिकली कोलंबस भारत की यात्रा पे आना चाहता था, या यूँ कह लो कि पूर्वी एशियाई जो देश हैं वहाँ की खोज करना चाहता था, लेकिन वो पश्चिमी तरफ चला गया और वहाँ पे ये जाके इसने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। यहीं पे मैंने लिखा भी है। यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया भी कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से इसका विश्व में चौथा स्थान है। ओके, इसमें कुल 23 देश हैं और कोई भी देश स्थल रुद्ध देश नहीं है। बेसिकली स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहते हैं, मैं इस चीज़ को पहले बता भी चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। उन देशों को स्थल रुद्ध देश कहा जाता है जिनके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई सागर वगैरह ना हो। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी देश नहीं है, इस उत्तरी अमेरिका में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी कोई सीमा समुद्र से ना लगती हो। जितने भी देश हैं बेसिकली उनकी सबकी सीमा समुद्र से लगती है, चाहे वो अलास्का हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो मैक्सिको हो, सबकी सीमा समुद्र से लगती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इसकी खोज 1442 में कोलंबस ने की। अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। आगे इसका नाम अमेरिका वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा। ठीक, अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका वेस्पुक्की के नाम पर इसका नाम रखा गया। दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका अध्ययन बाहर की तरफ से पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस उत्तरी अमेरिका के ऊपर आपको एक महासागर देखने को मिलेगा जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। ठीक, अपने साथ एक एटलस जरूर रखिएगा ताकि आप उसमें सारी चीज़ों को देख सकें। हम लोग इधर से इस तरफ की चलेंगे, यानी कि ऐसे घूमते हुए और यहाँ तक वापस आएंगे और जितने भी सागर, महासागर, जल संधियाँ, खाड़ियाँ जो भी हैं सबको देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिखा आपको? आर्कटिक महासागर। ठीक, इधर की तरफ आते हैं तो आर्कटिक महासागर के जस्ट लेफ्ट हैंड पे आपको एक और सागर दिखेगा जिसका नाम है चुक्की सागर। क्या मिला? चुक्की सागर। और थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और सागर दिखेगा जिसका नाम है बेरिंग सागर। अब दोस्तों देखिएगा, इन दोनों सागरों के मध्य कौन सी चीज इनको जोड़ती है? जो भी इनको जोड़ेगा, चाहे अगर वो स्थल होगा तो वो स्थल संधि कहलाएगी, अगर वो जल के माध्यम से जुड़ते हैं तो वो जल संधि कहलाएगी। तो यहाँ पे चुक्की सागर और बेरिंग सागर बेसिकली जल के माध्यम से जुड़ते हैं और यहाँ पे आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। ठीक, और दोस्तों याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को भी अलग करने का काम करती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को कौन अलग करती है? बेरिंग जल संधि। अगर हम देशों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का अलास्का और बेसिकली एशिया का रूस इस जल संधि के माध्यम से, बेरिंग जल संधि के माध्यम से क्या होता है? पृथक होता है। ठीक, अलास्का के बारे में आप जान लीजिएगा। अलास्का उत्तरी अमेरिका का 49वां राज्य है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया इसकी उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम व दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका स्थित है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। ये वाले भाग में क्या है? प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली
ये स्थल संधि का आपको देखने को मिलती है। नीचे दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ से और दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने का जो कार्य करती है वो एक स्थल है, और वो क्या नाम उसका, पनामा स्थल संधि। ठीक, और इसके इस तरफ एक और आपको सागर देखने को मिलेगा जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये थी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमने आपको दिखा दी। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बेरिंग जल संधि से नीचे उतरे, बेरिंग सागर मिला। बेरिंग सागर से आप नीचे उतरोगे तो आप देखोगे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तरफ बहुत सारे आपको छोटे मोटे द्वीप दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता दूंगा, और ये उत्तरी अमेरिका के ही अधिकार में आते हैं, या यूँ कह लो ये उत्तरी अमेरिका के ही द्वीप हैं। इनमें कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले इनमें होनोलुलु, हवाई जैसे द्वीप स्थित हैं, या इनके नाम क्या है, होनोलुलु और हवाई है। बेसिकली दोस्तों अब हम लोगों ने इनके बारे में बात की तो इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हीं होनोलुलु और हवाई द्वीपों के आसपास कुछ सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, उनके नाम भी आप जान लीजिएगा, अक्सर वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनके नाम देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित हैं जिनके नाम किलायु और मोनालायु हैं। क्या क्या है? एक का नाम है किलायु और मोनालायु जैसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अनेकों बार परीक्षा में पूछे गए। हम लोग थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं तो ये देखिएगा, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, कैलिफोर्निया का पार्ट है। इसको देखिए तीन तरफ से स्थल घेर रहा है, एक ये, एक नीचे की तरफ, एक इस तरफ। तो हम आपको बता चुके हैं किसी भी स्थल को अगर तीन तरफ से जल घेरता है तो वो क्या कहलाते हैं, बेसिकली प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये प्रायद्वीप हो गया। ठीक, और अगर इधर वाले की तरफ बात करें तो देखिए जल को भी तीन तरफ से क्या घेर रहा है, स्थल घेर रहा है। तो आपको पता है किसी भी जल को अगर तीन तरफ से स्थल घेरता है तो वो क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। और यहाँ पे आपको एक खाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका की पश्चिम की तरफ है। थोड़ा सा हम लोग और नीचे की तरफ आते हैं और इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर के बढ़ने के क्रम में अब आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में एक आपको स्थल संधि देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है, पनामा स्थल संधि। ठीक, अब दोस्तों ऊपर की तरफ आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको एक सागर देखने को मिलेगा, ये दक्षिण पूर्व की तरफ, जिसका नाम है कैरेबियन सागर। ठीक, इस कैरेबियन सागर में कुछ द्वीप और कुछ देश भी स्थित हैं, उनके नाम जान लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक दिखेगा क्यूबा, यहीं पे आपको दिखेगा जमैका। ठीक, इस प्रकार के यहाँ पे आपको एक हैती दिखेगा, मैं आपको नाम और बना देता हूँ, हैती भी है, प्यूटोरिका भी है। ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है, द्वीप स्थित है। इन संयुक्त द्वीपों को बेसिकली हम लोग कैरेबियन आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि ये कैरेबियन सागर में स्थित हैं, और इन्हें वेस्ट इंडीज़ के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये वाला आपका पार्ट एक दिखाई देगा, ये दिख रहा है आपको, ऐसे चोंच निकली हुई दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं युकाटन। क्या बोलते हैं, युकाटन। और ये ऊपर से दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा। देखिए दोस्तों, युकाटन और फ्लोरिडा के बीच में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, अब एक प्रश्न पूछा जाता है, युकाटन और कैरेबियन के बीच में क्या है, कौन सी जल संधि है या कौन सा चैनल है? तब आप बताओगे यहाँ पे एक जल संधि है युकाटन और कैरेबियन के मध्य, जिसका नाम है युकाटन चैनल। मैं चैनलों के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, चैनल उन्हें कहते हैं बेसिकली, एक जल संधि का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे एक आपको चैनल देखने को मिलेगा। अब देखेंगे मैक्सिको और कैरेबियन के मध्य में फ्लोरिडा चैनल है। क्या कहा जा रहा है, ये मैक्सिको की खाड़ी और ये कैरेबियन के आसपास जो यहाँ पे चैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा का चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा कि मैक्सिको और कैरेबियन के मध्य को जोड़ने का कार्य कौन करता है, फ्लोरिडा का चैनल। तो दोस्तों इसी वाले पार्ट से यहीं से एक और प्रश्न आता है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे ये एक ट्रायंगल आपको दिखने लगा होगा। ये ट्रायंगल कौन कौन सी तीन जगह से जुड़े हुए हैं वो समझिएगा। यहाँ पे आपका दिखेगा बरमूडा, यहाँ पे दिखेगा आपको फ्लोरिडा, और यहाँ पे एक द्वीप है प्यूटोरिका, इसीलिए मैंने इसका नाम भी आपको बताया।
ये 3 जगह मिलती हैं और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बर्मुडा का ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है, इसीलिए इसके ऊपर से कोई वस्तु वगैरह अगर गुजरती है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह अगर गुजरता है तो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पे आके लगभग लापता हो जाता है। यही बर्मुडा ट्रायंगल है। अगर प्रश्न पूछा जाए बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओगे ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तरफ, ठीक, दक्षिण और पूर्वी तरफ। और यहीं के पास आपको एक और सागर दिखेगा जिसका नाम है सारागैसो सागर। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौन सा? सारागैसो सागर। ये भी कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिण और पूर्व में, ठीक। थोड़ा सा अब हम लोग और ऊपर की तरफ आते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको यहाँ पे एक द्वीप दिखेगा जो बेसिकली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क के अधिकार में है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए डेनमार्क के अधिकार में है। इधर की तरफ आइए, यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है बैफिन आइलैंड। क्या है? नाम याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा ये लिंक किस तरह होंगे, ओके। और यहाँ पे देखिएगा आपको एक खाड़ी दिख रही होगी जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। यहाँ पे आपको एक सागर दिखेगा जिसका नाम है लैब्राडोर सागर, ठीक। यहाँ पे जो खाड़ी है उसे बोलते हैं बैफिन की खाड़ी। बैफिन आइलैंड के जस्ट ऊपर खाड़ी है जिसका नाम क्या है? बैफिन की खाड़ी। अब देखिएगा प्रश्न कैसे आएंगे। हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एक जलसंधि के माध्यम से जुड़ती है जिसका नाम क्या है? बेसिकली हडसन जलसंधि, ठीक। हडसन जलसंधि किसे किसे जोड़ने का कार्य करती है? हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर। अगला अगर प्रश्न पूछा जाए कि बैफिन आइलैंड या बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य में क्या है, तो आप बताओगे बैफिन की खाड़ी। फिर प्रश्न अगर पूछा जाए कि बैफिन द्वीप और डेनमार्क को जोड़ने का कार्य कौन करती है, तो यहाँ पे आपको एक जलसंधि दिखेगी जिसका नाम है डेविस जलसंधि, ये भी जोड़ती है। एक प्रश्न से और पूछा जा सकता है कि बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ने का कार्य कौन करता है। देखिए ये रही बैफिन की खाड़ी, ये रहा लैब्राडोर सागर, बीच में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविस जलसंधि, ठीक है। तो ये कुछ हमने आपको आसपास की चीज़ों के बारे में बताया। बेसिकली चारों तरफ हमने आपको दिखाया कि कौन कौन सी चीज़ें उत्तरी अमेरिका को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग एंट्री करते हैं इसमें अंदर की तरफ। तो एंट्री करने के क्रम में यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो है आपके पर्वत। तो दोस्तों पर्वतों के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तरफ एक आपको राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है अलास्का, जो आपका यूएसए का 49वां राज्य है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको सम्मिलित रूप से यानी कि आप कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को संयुक्त रूप से उत्तरी अमेरिका कहते हैं, और इसके बीच में एक यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक अलग देश है। ये पूरा महाद्वीप है, वो क्या है? एक देश है। उसी देश का 49वां राज्य कौन सा है? अलास्का है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पर्वतों के क्रम में आते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पर्वत दिखेगा जिसका नाम है ब्रुक्स श्रेणी। क्या नाम है? ब्रुक्स श्रेणी। ये अलास्का के बिल्कुल उत्तर वाले पार्ट में यहाँ पे, ठीक। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक और पर्वत श्रेणी दिखेगी जिसका नाम है अलास्का श्रेणी। क्या नाम बताया? अलास्का श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी, उसके नीचे कौन सी है? अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैककिनले। क्या नाम है? माउंट मैककिनले, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। अलास्का के पश्चिम और पश्चिम उत्तर में ब्रुक्स पर्वत श्रेणी स्थित है और अलास्का के पश्चिम दक्षिण में अलास्का पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिनले है, 6144 मीटर। उत्तरी अमेरिका के अब हम लोग देखते हैं पश्चिम से पर्वत का एक श्रेणी का एक क्रम है। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कुछ पर्वतों श्रेणी का एक क्रम है, उन्हें देखते हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। आइए फिर आप अगर अलास्का से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और श्रेणी दिखेगी जिसका नाम है कास्केड श्रेणी, ठीक। फिर थोड़ा सा आप नीचे और आइएगा इसका तो आपको एक और यहाँ पे दिखेगा जिसका नाम है सियरा नेवादा, ठीक। फिर सियरा नेवादा से आप थोड़ा सा नीचे और आइएगा, यहाँ पे पश्चिमी सियरा माद्रे,
ठीक, ये क्या है, पर्वत श्रेणियों का एक उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, जिसमें सबसे ऊपर ब्रुक्स श्रेणी, उसके बाद अलास्का श्रेणी, उसके बाद कास्केड श्रेणी, उसके बाद सियरा नेवादा, उसके बाद पश्चिमी सियरा माद्रे। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं पर्वत श्रेणियों के इस तरफ यानी कि पूर्वी तरफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक पर्वत श्रृंखला चली आती है जिसको नाम दिया जाता है रॉकी। क्या नाम दिया जाता है? रॉकी। कहाँ से कहाँ तक आती है? बेसिकली उत्तर से और कहाँ तक? दक्षिण तक चली जाती है, जिसे नाम दिया जाता है रॉकी। और इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अल्बर्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरफ यहाँ पे देखोगे आके आपको एक और पर्वत श्रेणी दिखेगी जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तरफ है, जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। क्या है? अपलेशियन पर्वत। ठीक, ये यहाँ पे आपको दिखेगी। देखिए पहले हमने देखी ये वाली श्रेणियाँ जिसमें कास्केड, सियरा नेवादा, पश्चिमी सियरा माद्रे, उसके इस तरफ आपको देखिए रॉकीज और बीच में है विशाल मैदान, और यहाँ पे इस तरफ है आपका अपलेशियन पर्वत। ये बेसिकली अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के द्वारा अब इसका क्या होने लगा है? क्षरण होने लगा है, इसका विघटन होने लगा है। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखते हो अरावली को, उसी प्रकार का ये अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख पर्वत। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख पठार। बढ़ा दिया? ओके। तो दोस्तों यहाँ पे इन वाली जगहों पे बहुत सारे यहाँ पे पठार स्थित हैं जो बेसिकली अंतराह पर्वतीय पठार कहलाते हैं। ये अंतराह पर्वतीय पठार कैसे होते हैं? तो अभी आपको बताया, मान लीजिएगा ये आपकी सियरा नेवादा, कास्केड वगैरह हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका रॉकी है। इस वाले पर्वत और इस वाले पर्वत के बीच में जगह है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि इस तरफ देखिएगा कि इस वाले जगह पे आपकी बहुत सारी श्रेणियाँ हैं और इस तरफ आपका एक पर्वत आता है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसका नाम है रॉकी। इन दोनों के बीच में जगह में कुछ पठार हैं। ठीक है, पठार कहते किसे हैं? स्थल का एक उठा हुआ भाग जिसकी चोटी कैसी हो जाए? सपाट हो जाए, वो क्या कहलाएगा? पठार। और स्थल का एक उठा हुआ भाग जिसकी चोटी नुकीली हो जाए, वो क्या कहलाएगा? पर्वत। ठीक है, ये थे पर्वत और पठार। यहाँ पे देखोगे कुछ इन दोनों पर्वतों के बीच में पठार स्थित हैं जो आपके इन वाली श्रेणी और इस वाले पर्वत के बीच में हैं। और जब भी किन्हीं दो पर्वतों के बीच में कोई पठार स्थित होता है तो उसे कहते हैं अंतराह पर्वतीय पठार। एक ये पठार का एक उदाहरण हुआ है। बेसिकली एक और पठार होता है, अगर आप देखोगे किसी भी पर्वत के नीचे जमीन की तरफ यानी कि उसके पैरों की तरफ अगर आपको कोई पठार देखने को मिलता है तो उस पठार को कहते हैं हम लोग पर्वत पदीय पठार, यानी कि पर्वत के पद में है, उसके चरण में है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे अंतराह पर्वतीय पठार, जिसका ऊपर से नीचे का क्रम लेंगे तो इस वाले पार्ट पे आपको एक पठार दिखेगा जिसका नाम है अलास्का का पठार। ठीक, उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो दूसरा आपको पठार दिखेगा जिसका नाम है कोलंबिया का पठार। पूछे जाते हैं ये पठार कहाँ पे है, किस देश में है। फिर नीचे आओगे तब आपको इस वाले सेक्शन में दिखेगा ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार जो बेसिकली उत्तरी अमेरिका और कनाडा के तट पे ही पड़ता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा पठार है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे नीचे देखेगा, एक और पठार आपको नीचे दिखेगा जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। ये यहाँ पे रहा कोलोराडो का पठार। यहाँ से बेसिकली नदी भी निकलती है, ओके, जिसका नाम क्या है? कोलोराडो नदी है, जिस पर विश्व प्रसिद्ध हूवर बांध भी स्थित है। इसके जस्ट नीचे मैक्सिको वाले क्षेत्र में जब आप आओगे यहाँ पे भी आपको एक पठार दिखेगा जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। ये था पठारों का एक ऊपर से नीचे का क्रम, जिसमें सबसे पहले अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और फिर मैक्सिको का पठार। ठीक है, इन सारे नामों को आप याद कर लीजिएगा और इनकी अवस्थिति भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी पहले कनाडा की देखते हैं। कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी है जो मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे आपको खाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? मैकेंजी की खाड़ी। ये आपकी सुपीरियर वगैरह झील है ना, उसके आसपास से ही निकलती है। फिर देखिएगा यूएसए की प्रमुख नदी मिसिसिपी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तथा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखिए इस वाले सेक्शन से यहाँ पर एक नदी ऐसे आती है इस तरफ
और ये रही आपकी मैक्सिको की खाड़ी, अभी आप देख चुके हो। ये नदी इस वाली खाड़ी में आके गिरती है और यहाँ पे बेसिकली अपने द्वारा लाया गया जितना भी गाद होता है सब यहाँ पे छोड़ देती है। और इसका जो गाद होता है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा जो बेसिकली पक्षी के पंजाकार जैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग इसे पक्षी के पंजाकार डेल्टा कहते हैं। प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है कि कौन सी नदी पक्षी के पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है या पक्षी के पंजाकार जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी बेसिकली मिसिसिपी। ठीक, अगली नदी के बारे में देखते हैं। अभी आपको बताया कोलोराडो के पठार से एक नदी निकलती है कोलोराडो, जिस पर विश्व प्रसिद्ध क्या है, हूवर बांध है। ठीक, हम लोगों ने ये सारी यहाँ की जो 2-3 प्रमुख नदियाँ थी वो देखी, जो अक्सर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वही हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे आके यहाँ पे झील। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट झील। ये बेसिकली ग्रेट झील 5 झीलों का एक संयुक्त क्रम है। ये बेसिकली कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। ये 5 झीलों का एक इकट्ठा क्रम है जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में होम्स के नाम से जानते हैं। ठीक, इनमें सबसे पहले आपको झील देखने को मिलेगी सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर। सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन, फिर इसके आगे बढ़ोगे तो आपको कौन सी दिखेगी? ह्यूरॉन, फिर आपको दिखेगी ओंटारियो, फिर आपको इस तरफ दिखेगी इरी, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए, और यहाँ पे नीचे की तरफ बिल्कुल यूएसए में, यानी कि ये सीमा पर नहीं है, ये विशुद्ध किस में है? यूएसए में है। इसका नाम होता है मिशिगन। बेसिकली ये 5 झीलों आपको नाम पता होना चाहिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? होम्स है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। इसमें भी मिशिगन झील जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विशुद्ध तरीके से आपकी सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर नहीं है। ठीक है, आगे इसमें एक और पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है नहर का। देखिएगा वो प्रश्न क्या है। सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य में कौन सी नहर स्थित है? ये सुपीरियर है और इसके राइट हैंड पे आपको एक और झील दिखेगी ह्यूरॉन। इसके मध्य में क्या चीज़ जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है? उस नहर का नाम होता है सू नहर। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद कीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग कुछ और झीलें देखते हैं जो बेसिकली उत्तरी कनाडा वाले पार्ट में स्थित हैं। यहाँ पे देखिएगा झीलों का कुछ क्रम मैंने लिखा हुआ भी है। ग्रेट वियर, ठीक, फिर देखिए ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनपेग। ये कनाडा की प्रमुख कुछ झीलें हैं, इन्हें भी आप जरूर याद कीजिएगा, जिसमें आपकी अथावस्का वगैरह इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे आपने सुपीरियर झील देखी, ये आपको याद भी होगा, ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले बाहर का सारा एरिया देख लिया, फिर यहाँ के पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, हम लोगों ने नदियाँ भी देख ली और झीलें भी देख ली। अब हम लोग देखेंगे देशों की तरफ। तो बेसिकली आपको पता है कि ये वाला पार्ट ऊपर वाला कनाडा कहलाता है, इसको इधर वाले पार्ट को छोड़कर अलास्का वाले पार्ट को, और बीचों बीच में क्या है? ये वाला पार्ट आपका यूएसए है और नीचे वाला पार्ट क्या है? आपका मैक्सिको है। ओके, ये देखिएगा। कनाडा से पहले हम लोग आरंभ करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ के जो उच्च अक्षांश हैं, इन उच्च अक्षांशों में अक्सर सूर्य की किरणें की जो प्राप्ति होती होगी वो कम होती होगी, या हम कह सकते हैं यहाँ तक सूर्य की किरणें तिरछी आती होंगी, और तिरछी आने की वजह से यहाँ पर ऊष्मा की प्राप्ति कम, और जब ऊष्मा की प्राप्ति कम होगी तो दोस्तों यहाँ वाले पार्ट्स पे आपको क्या मिलेगी? बहुत सारी बर्फ मिलेगी। इन वाले क्षेत्रों में बेसिकली विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यहाँ वाले वनों को हम लोग कहते हैं टैगा वन। यहाँ पे आपको कॉर्निफर प्रजाति के पेड़ देखने को मिलते हैं। कॉर्निफर प्रजाति के पेड़ कैसे होते हैं? तो देखिए मैं आपको एक पेड़ बना के दिखाया भी है। ऐसे मान लीजिए, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, जैसे अशोक के पेड़ का टाइप आपको देखने को मिलेगा। क्यों इस प्रकार के पेड़ क्यों? तो जरा सोचिएगा, आप सभी को पता है अगर मान लो आम वगैरह वहाँ पे लगा दो और बड़ा भी हो गया, अब उस पर वहाँ पर क्या होगा? बर्फबारी होगी। बर्फबारी होने के चक्कर में जितना भी वहाँ पे बर्फ़ होगी वो उन पत्तियों के ऊपर आके रख जाएगी। और आपको पता है पत्तियाँ जो सांस लेती हैं वो उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके माध्यम से ही सांस लेती हैं।
जब उनके वो रंध्र बंद हो जाएंगे तो वो सांस वगैरह कैसे लेंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कॉर्निफर प्रजाति के पेड़ होते हैं, यानी कि ऐसे शंकु के आकार में, ताकि जो भी बर्फ़ आएगी वो ढलान से होती हुई नीचे की तरफ चली जाएगी और पत्तियाँ आराम से सुरक्षित रह सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही हल्की लकड़ी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वन है उनकी लकड़ियों से सर्वाधिक कागज़ वगैरह बनाया जाता है, इसलिए कनाडा कागज़ के उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इन लकड़ी के वनों में जो इंसान काम करते हैं उन्हें हम लोग लंबरजैक कहते हैं। उन मजदूरों को क्या कहते हैं, लंबरजैक कहते हैं। ये थी टैगा वनों की विशेषता। थोड़ा सा और ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है टुंड्रा वनस्पति, जिनमें मुख्यतः लाइकेन वगैरह, काई या लाइकेन वगैरह होती हैं। और आप सभी को पता है लाइकेन पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है और ये सहजीविता के सिद्धांत को भी दर्शाती है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली लाइकेन और काई जैसी वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों, कनाडा के इन वाले पार्ट्स पे ही एक आपको जनजाति देखने को मिलती है। उस जनजाति को नाम दिया जाता है एस्किमो। क्या नाम दिया जाता है, एस्किमो। और इन एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बनाए गए घर होते हैं, बर्फ़ के बनाए गए घर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, ये लोग बर्फ़ में ही क्या करते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं, ऊपर से एक छत बना लेते हैं, उसके अंदर रहते हैं, ताकि जो सर्द हवाएं होती हैं वो बर्फ़ उनको रोक लेती हैं और अंदर बाहर की तुलना में थोड़ी सी गर्मी रहती है, या यूँ कह लो अंदर का तापमान थोड़ा सा उच्च होता है। ठीक है, ऐसे ही घर हमारे सैनिकों के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पे बनाए जाते हैं। ओके, अब बेसिकली इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो नाव है वो कयाक कहलाती है, और इनका जो औजार है वो क्या कहलाता है, नाव चलाने वाला हार्पून कहलाता है। ओके, ये लोग सर्वाधिक सील मछली का भक्षण करते हैं। किस मछली का, सील मछली का भक्षण करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। एक जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ और देखिएगा कि इन वाले पार्ट्स पे बेसिकली यहाँ से आपकी पता है रेखा निकल जाती है, मकर रेखा। तो इन वाले पार्ट्स पे आप देखने आओगे, ऊपर वाले पार्ट्स पे आपको पता है पाए जाने वाले जो भी घास के मैदान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, इन्हें यहाँ पर प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इस वाले क्षेत्र को हम लोग गेहूं का कटोरा के नाम से भी संबोधित करते हैं। ओके, तो कुछ अन्य तथ्य और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस महाद्वीप की सर्व प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है, जो अभी बताया प्रेरी के मैदान में इसका प्रमुख उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर एक मंडी है जिसका नाम है विनिपेग। ये गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, या हम यूँ कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मंडी भी है। अगला पॉइंट, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन इसी महाद्वीप में होता है। बेसिकली मक्का यहाँ की मूल फसल है। इस मैक्सिको वाले पार्ट की मूल फसल क्या है, मक्का है। ठीक, आगे देखते हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ी मंडी है उसका नाम क्या है, सेंट लुइस है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा म्यूजियम क्या है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और ये आपका कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क को बेसिकली नगरों का नगर भी कहा जाता है। ठीक, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स कुछ यहाँ पे द्वीपों से रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा क्यूबा। ये क्यूबा जो है वो गन्ने उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ पर प्रति हेक्टेयर गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक है। यहीं पे आपको एक और छोटा सा देश दिखेगा जिसका नाम है जमैका। जमैका बेसिकली केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट देखिए, एलिजाबेथ कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच स्थित एक द्वीप है। ठीक है, कहाँ, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच स्थित एक द्वीप है। यहाँ पे ये रहा कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में यहाँ पे एक स्थित एक द्वीप है। ठीक है, इसी द्वीप पर पृथ्वी का उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव स्थित है। ठीक दोस्तों, यहाँ से एक चक्रवात से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दक्षिणी और पूर्वी वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में अक्सर कुछ उष्णकटिबंधीय तूफान आते रहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। उन्हें हम लोग टॉर्नेडो और हरिकेन के नाम से जानते हैं। ये इस वाले पार्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक और पॉइंट यहाँ का इंपॉर्टेंट है, शिकागो में बेसिकली विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है।
ठीक है, कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ऐसी बता दे रहा हूं जो अक्सर पेपर की दृष्टि से पूछे जाते हैं। मैंने वहीं से ये प्रश्न सीधे सीधे निकाले हैं, वो देख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? शिकागो में है। अगला पॉइंट देखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल नामक विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। दोस्तों बेसिकली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, और अगर आप इन्हें लिख लेते हैं, बार बार याद करते हैं, तो यकीन मानिए उत्तरी अमेरिका से आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों।